विद्युत सेल कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखो दोस्तों, जो विद्युत सेल होती है वो क्या करती है, वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है, ठीक है ना। और विद्युत क्या है, विद्युत एक प्रकार की जो धारा होती है, ठीक है ना, वह होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर प्रकाश ऊर्जा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। जो बैटरी होती है फिर विद्युत सेल होती है, ठीक है ना, यह रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल का विभव कितनी होती है? शुष्क सेल का जो विभव होता है या वोल्टेज होता है वह कितना होता है? 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो याद रखना दोस्तों, शुष्क सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल, लेक्लांसी सेल और सीसा संचायक सेल में कौन सी द्वितीयक सेल, ठीक है ना। अच्छा, सेल दो प्रकार की होती है, एक तो प्राथमिक सेल होती है और एक द्वितीयक सेल होती है, ठीक है ना। प्राथमिक सेल का उपयोग हम एक बार करते हैं, मतलब प्राथमिक सेल का उपयोग एक बार ही यूज आता है, ठीक है ना। और सेकेंडरी सेल वह सेल होती है जो रिवर्सिबल होती है, यानी कि उनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा भी उनका उपयोग किया जा सकता है। कब? जब उनको चार्ज और डिस्चार्ज दर की प्रक्रिया को समझते हुए, ठीक है ना। अगर वो डिस्चार्ज हुआ तो उसको चार्ज करो, फिर डिस्चार्ज हो, फिर चार्ज करो, तो ये रिवर्सिबल प्रक्रिया है, ठीक है। तो जो विद्युत सेल होती है, ठीक है ना, सेल दो प्रकार की होती है, तो प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल। तो प्राथमिक सेल का एक बार उपयोग होता है और द्वितीय सेल का दोबारा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शुष्क सेल, एक्लांसी सेल और सीसा संचायक सेल, ठीक है, तीन प्रकार की यहाँ पर सेल दी गई है और आपको ये बताया है कि इनमें से द्वितीयक सेल कौन सी है। तो शुष्क सेल तो प्राथमिक सेल है, ठीक है ना। लेक्लांसी सेल भी प्राथमिक सेल है, ठीक है ना। वो सीसा संचायक सेल, दोस्तों याद रखना, सीसा संचायक जो सेल है वह द्वितीयक सेल होती है। कौन सी सेल होती है? तो वह द्वितीयक सेल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल द्वारा किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल द्वारा, ठीक है ना, ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है कि सेल द्वारा किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, देखो सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रदान करता है, ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। तो जो धारा होती है वो किस प्रकार की होती है? प्रत्यावर्ती या दिष्ट धारा? तो याद रखना, दिष्ट धारा होती है। कौन सी धारा होती है? दिष्ट धारा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों का संयोजन क्या कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, सेल का सिंबल क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना, मतलब ये पॉइंट बड़ा और ये छोटा, ठीक, यहाँ पर प्लस और ये माइनस, ये किसका है? सेल का। और बैटरी का कैसा होता है? ये इस प्रकार से बैटरी का होता है, ठीक है ना, ये बैटरी का इस प्रकार से सिंबल होता है, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस और ये माइनस, ठीक। अब पूछा है कि दो या दो से अधिक, ठीक है। अब याद रखना, दो या दो से अधिक जब सेल को हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना, श्रेणी या समांतर क्रम में, ठीक है ना, श्रेणी या समांतर क्रम में दो या दो से अधिक सेलों को हम जोड़ते हैं तो वह क्या बन जाता है? वो बैटरी बन जाता है ना। दो से अधिक सेलों को जब हम जोड़ते हैं तो बैटरी बन जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो या दो से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों के संयोजन क्या कहलाता है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक तो क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए किस धारा की आवश्यकता होती है? जो स्टोरेज बैटरी होती है, ठीक है ना, ये स्टोरेज बैटरी है, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस ही रहा, ठीक है ना, ये प्लस ये माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पूछा गया कि स्टोरेज बैटरी का मतलब क्या होता है? जो स्टोर की हुई बैटरी, ठीक है ना, स्टोर उसमें चार्ज होता है, ठीक है ना। तो स्टोरेज बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गई, तो चार्ज करने के लिए उसे कौन सी धारा की आवश्यकता होती है? प्रत्यावर्ती धारा, डिस्चार्ज धारा, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, स्टोरेज बैटरी को हम चार्ज करने के लिए कौन सी धारा का प्रयोग करते हैं? हम डिस्ट धारा का प्रयोग करते हैं, डीसी करेंट धारा का हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था? फेराडे ने, वोल्टा ने, ओम ने या फिर न्यूटन ने? तो याद रखना दोस्तों, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। वो उन्हीं के नाम पर जो उनके सेलों का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। तो बैटरी का जो आविष्कार वो किसने किया है? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार घड़ी, टार्च और रिमोट कंट्रोल में कौन सी सेल प्रयोग की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो घर की दीवार होती है, टार्च होती है और जो रिमोट कंट्रोल में जो सेल प्रयोग करते हैं वो कौन सी सेल होती है? शुष्क सेल, डेनियल सेल, वोल्टा सेल या फिर सीसा संचायक सेल? देखो, सीसा संचायक सेल दोस्तों कौन सी है? वो द्वितीयक सेल है, डेनियल सेल भी द्वितीयक, ठीक है ना। तो यहाँ पर शुष्क सेल का पूछा, अच्छा अभी आगे क्वेश्चन आया था शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है? तो
5 वोल्ट होता है। किसका होता है? शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा है कि दीवार घड़ी, टार्च और रिमोट कंट्रोल में किस सेल का प्रयोग करते हैं हम? तो हम शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? शुष्क सेल का। बहुत छोटी सेल होती है जिसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण या फिर संवेग संरक्षण? तो किरचॉफ का जो धारा संबंधी नियम, देखो किरचॉफ के दो नियम, धारा का नियम और वोल्टेज का नियम, पर यहाँ हमसे पूछा है, ठीक है ना, किरचॉफ के दो नियम, तो करंट वाला और एक वोल्टेज वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ हमसे पूछा है कि किरचॉफ का जो धारा का नियम, किसका धारा का नियम क्या बताता है? तो धारा का नियम आवेश संरक्षण के परिणाम स्वरूप है, ठीक है ना। तो किरचॉफ का जो धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? तो आवेश संरक्षण के परिणाम स्वरूप है, ठीक है ना। आवेश संरक्षण के परिणाम स्वरूप कौन सा नियम है? तो धारा का, किरचॉफ का धारा का नियम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का वोल्टता नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप? अच्छा, जो पहला पूछा था वो किस पे था? वोल्टेज का जो किरचॉफ का जो पहला नियम था वो करंट पे है, वो करंट से क्या बताया था? आवेश संरक्षण। जो करंट वाला जो नियम था वो आवेश संरक्षण पे था, ठीक है ना। किस पे था? आवेश संरक्षण पे था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि किरचॉफ का वोल्टता नियम किससे संबंधित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण संबंधित, किससे है? ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। कौन सा? वोल्टता वाला नियम। किरचॉफ का कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। और किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? तो ऊर्जा संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। कौन सा? किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के दो नियम है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है करंट और दूसरा वोल्टेज। करंट वाला जो आवेश का है और जो वोल्टेज वाला है वो ऊर्जा संरक्षण के परिणाम स्वरूप है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर सेतु की तार किस धातु की बनाई जाती है? जो मीटर सेतु की जो तार होती है वो किसकी बनाई जाती है? तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज या फिर लोहा, ठीक है ना। तो मीटर सेतु की जो तार होती है वो मैग्नीज या यूरेका की बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, यूरेका में 80% निकिल होता है और 20% क्रोमियम होता है, ठीक है ना। यूरेका एक उच्च रेजिस्टेंस वाली एक धातु होती है, ठीक है ना। तो ये मीटर जो सेतु में जो तार धातु के रूप में प्रयोग करते हैं वो मैग्नीज या यूरेका का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। नाइक्रोम अगर हम बात करें नाइक्रोम, तो उसमें 80% निकिल और 20% क्रोमियम, तो हीटिंग एलिमेंट में नाइक्रोम का प्रयोग किया था, उसका भी परसेंटेज इसी प्रकार से होता है। तो हमसे पूछा है कि मीटर सेतु की तार किस धातु की बनी होती है? मीटर सेतु की जो तार होती है वो किस धातु की बनाई जाती है दोस्तों? तो वो मैग्नीज धातु की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहा जाता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहा जाता है? धारा से प्रकाश उत्पन्न होना, धारा से तार का गर्म होना, धारा से चुंबक बनना या फिर धारा से ध्वनि उत्पन्न होना, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है, कौन सा? तापीय प्रभाव में बताया गया है कि धारा से तार का गर्म होना। किसका? धारा से, ठीक है। धारा यानी कि एम्पियर, एम्पियर यानी करेंट, ठीक है ना। विद्युत धारा का मात्रा क्या है? एम्पियर, ठीक है ना। यह करेंट उसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। तो जो आई बराबर, ठीक है ना। तो विद्युत धारा से तार को गर्म होना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? टेम्परेचर या फिर तापीय प्रभाव कहलाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना, कई प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि धारा आई, प्रतिरोध आर और समय टी है तो उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र क्या है? ऊष्मा हीट का सूत्र क्या है दोस्तों? एच इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, ठीक है ना। ये किसका सूत्र है? यह हीट यानी कि ऊष्मा का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? राइट है। जिसमें आई क्या है? आई क्या है? धारा है। आर क्या है? प्रतिरोध है, ठीक है ना। और टी क्या है? समय है, ठीक है ना। आई धारा है, आर प्रतिरोध, टी समय है, ठीक। और एच क्या है? हीट है ना। तो ऊष्मा का सूत्र इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। ये याद रखना, इस प्रकार से भी कई क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बनाया जाता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बनाया जाता है? तांबा, लोहा, टंगस्टन या फिर एल्यूमिनियम। तो याद रखना दोस्तों, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बनाया जाता है? वह टंगस्टन धातु का बनाया जाता है, ठीक है ना। टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस, 2500, 3800 या फिर 5000 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना दोस्तों, टंगस्टन हीटिंग एलिमेंट में जो अभी पूछा गया था, है ना, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट किसका बनाया जाता है? टंगस्टन का, ठीक है ना। तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है वह कितना होता है? 3800 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3800 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका गलनांक? टंगस्टन का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलते हुए विद्युत बल्ब का तापमान, जलते हुए विद्युत बल्ब का जो तापमान होता है लगभग कितना होता है? 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 से 2500 या फिर 4000 डिग्री सेल्सियस। तो जलते हुए, ठीक है ना, यानी कि चालू अवस्था में विद्युत बल्ब है, उसका टेम्परेचर लगभग कितना होगा? तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500, ठीक है ना, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा। कब होगा? जब विद्युत बल्ब
जलती हुई अवस्था में यानी कि ऑन अवस्था में होता है, ठीक है ना। तब तापमान कितना हो जाता है, 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, ठीक है ना, या बल्ब होता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन, नियॉन, मरकरी, नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन। देखो ऑक्सीजन तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, नाइट्रोजन का भी और हाइड्रोजन का भी ऐसा होगा, लेकिन नियॉन और मरकरी गैस जरूर भरी जाती है, याद रखना। प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नियॉन और मरकरी, ठीक है ना, नियॉन और मरकरी गैस भरी जाती है, किसमें, फ्लोरोसेंट ट्यूब में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को कितने प्रतिशत भाग प्रकाश में बदलता है, जो ट्यूबलाइट होता है वो विद्युत ऊर्जा को कितने प्रतिशत भाग प्रकाश में बदल लेता है, 20 से 30%, 40 से 50%, 60 से 70 या फिर 80 से 90। तो याद रखना 60 से 70%। ट्यूबलाइट जो होता है विद्युत ऊर्जा को 60 से 70% प्रकाश में बदलता है, कौन, ट्यूबलाइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सा पदार्थ होता है, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सा पदार्थ होता है, आर्गन गैस और पारा गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो देखो ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस होती है वो नाइट्रो कौन सी होती है, मरकरी होती है, अभी आपको बताया था, ठीक है ना। वो ट्यूबलाइट के अंदर जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, तो आर्गन और पारा होता है, ठीक है ना, कौन सी, आर्गन और पारा वाष्प होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में विद्युत उत्सर्जन से, ट्यूबलाइट में विद्युत उत्सर्जन से कौन सी किरणें उत्पन्न होती है, ठीक है ना। ट्यूबलाइट जब चालू होता है तो विद्युत से जब चालू होता है, ठीक है, तो उसमें किरणें उत्पन्न होती है, उस किरण का क्या नाम है, अवरक्त किरण, परावैंगनी किरण, एक्सरे या फिर गामा। तो याद रखना परावैंगनी किरणें कहलाती है। ट्यूबलाइट में जब विद्युत उत्सर्जन से जो किरणें निकलती है उन किरणों को क्या कहते हैं, उन्हें परावैंगनी किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, परावैंगनी किरणें कहते हैं। और ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री हीटर और केतली में कौन सी धातु के तार का प्रयोग किया जाता है, तांबा, लोहा, नाइक्रोम या फिर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों नाइक्रोम धातु का प्रयोग होता है, जिसमें 80% निकिल, 80% निकिल और 20% क्रोमियम मिलकर कौन सी धातु बनाई जाती है, नाइक्रोम। और नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट के रूप में कार्य करता है, नाइट्रोम क्या करता है, हीटिंग एलिमेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। तो विद्युत इस्त्री हुई, विद्युत इस्त्री, हीटर और केतली में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, नाइक्रोम धातु प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया है कि फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रासायनिक प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश प्रभाव। देखो रासायनिक प्रभाव तो बैटरियों में होता है, उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव चुंबक में होता है, ठीक है ना, और प्रकाश प्रभाव जो होता है, प्रकाशीय प्रभाव होता है वो विद्युत बल्ब में होता है, जो एलईडी प्रकार के आते हैं, ठीक है ना, सोलर प्रकार के जो बल्ब आते हैं प्रकाशीय प्रभाव होता है, टेम्परेचर प्रभाव, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। जो फ्यूज तार होता है, ठीक है ना, फ्यूज तार टीन और लेड धातु से मिलकर बनाया जाता है, जिसमें 60-40 का मिश्रण होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से हमसे पूछा है कि फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसमें प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन करता है, फ्यूज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है, पूछा गया है कि फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है, कम प्रतिरोध, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक या कम गलनांक और कम प्रतिरोध। तो याद रखना जो फ्यूज तार होता है वो उच्च प्रतिरोध यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा, लेकिन उसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उसका निम्न होता है, ठीक है ना। तो फ्यूज तार का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा गया कि फ्यूज तार परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है, फ्यूज तार को हम किस क्रम में लगाए जाते हैं, श्रेणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में। तो याद रखना दोस्तों फ्यूज तार को हम किस क्रम में लगाते हैं, तो हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में फ्यूज तार लगाया जाता है, तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो हमारे घर की जो वायरिंग या जो जितने भी लाइट होते हैं वो किस क्रम में लगाए जाते हैं, तो वो किस क्रम में लगाए जाते हैं, वो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। घर की जो वायरिंग होती है या फिर ट्यूबलाइट और फैन ये जितने भी होते हैं किस क्रम में लगाए जाते हैं, तो ये समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांक समय में किए गए विद्युत कार्य को क्या कहते हैं, एकांक समय में किए गए विद्युत कार्य, कौन सा कार्य, विद्युत के कार्य क्या कहलाते हैं, विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा, विद्युत सामर्थ्य, विभव, ठीक है ना। तो क्या कहलाते हैं, विद्युत सामर्थ्य कहलाते हैं। एकांक समय में किए गए विद्युत के कार्य को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 1 किलोवाट घंटा, ठीक है ना, 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो किसका मात्रक होता है, धारा का, विभव का, ऊर्जा का, प्रतिरोध का। अच्छा धारा किसका है,
तो विद्युत धारा जो धारा होती है, ठीक है, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, ठीक है, मतलब करंट का मात्रक क्या है, एम्पियर। विभव कितना है, विभवांतर का जो मात्रक होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है ना। और प्रतिरोध किसका है, ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। लेकिन 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 किलोवाट जो घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 है, 3.6 से गुणा 10⁵ जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, 3.6 से गुणा 10⁵6 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 से गुणा 10⁵6 जूल के बराबर होता है, ठीक है ना। ऊष्माक मात्रा क्या है, जूल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बल्बों में पहला अधिक चमकता है, ठीक है ना, दो बल्ब है, ठीक है ना, दो बल्बों में पहला बल्ब अधिक चमकता है और दूसरे का प्रतिरोध कैसा होगा। अगर दो बल्बों में पहला अधिक चमकता है, ठीक है ना, अधिक चमकता है, ठीक है, पहला बल्ब, ठीक है, तो दूसरे प्रतिरोध में कैसा होगा, ठीक है, दूसरे का जो प्रतिरोध कैसा होगा, अधिक होगा, कम होगा, समान होगा, शून्य होगा, ठीक है ना। तो दो बल्ब और पहले अधिक अधिक चमकता है, तो दूसरे का जो प्रतिरोध क्या होगा, उसका प्रतिरोध अधिक होगा। दोस्तों याद रखना, अगर ये वाला पहला बल्ब अधिक चमकता है, तो जो दूसरे वाला जो प्रतिरोध वो जो होता है वो काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्वारा किसी धातु की परत, ठीक है ना, किसके द्वारा, विद्युत द्वारा किसी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है ना। मतलब एक ये धातु है, ठीक है ना, और इस पे दूसरे धातु की हम परत चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो पूरी प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन, चुंबकीकरण, फिर आयनीकरण। तो याद रखना, एक धातु पर, ठीक है ना, अगर ये लोहे की धातु है, ठीक है ना, और इस पर टीन की परत चढ़ाते हैं, या फिर अलग कोई सी प्रकार की धातु पर दूसरी प्रकार की धातु अगर चढ़ाते हैं, तो ये जो चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है, विद्युत लेपन कहलाती है। क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया, अभी क्या बताया था कि एक धातु पर दूसरे धातु की जो परत चढ़ाई जाती है, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, धातु लेपन कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है ये। लेकिन यहाँ पूछा है कि गैल्वेनीकरण में, ठीक है, गैल्वेनीकरण क्या है, ये गैल्वेनीकरण, ठीक है ना, और इस पे लोहे की धातु की परत, इसमें लोहा, ठीक है ना, एफी यानी कि लोहा, लोहे की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो जो परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनीकरण में, लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, ठीक। अच्छा, गैल्वेनीकरण का क्या मतलब होता है, मतलब एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जो हम धातु है वह लोहे है, ठीक है, अब उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, ठीक है ना, तांबे की, जिंक की, एल्यूमिनियम की, या फिर टीन की। तो याद रखना, गैल्वेनीकरण में लोहे पर हम किस धातु की परत चढ़ा सकते हैं, तो जिंक की चढ़ा सकते हैं। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होता है। परिनालिका के जो बाहर होता है, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, शून्य, अनंत होता है। तो याद रखना, चुंबकीय जो परिनालिका के अंदर जो भाग होता है दोस्तों, वो क्या होता है, तो वहां पर शून्य होता है, ठीक है ना। परिनालिका के जो बाहर चुंबकीय क्षेत्र की जो सामर्थ्य का जो मान होता है वह शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर क्या होता है, क्षेत्र कम हो जाता है, क्षेत्र समाप्त हो जाता है, क्षेत्र बढ़ जाता है, फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ अगर हम रखते हैं, तो उसका जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका का उपयोग किस में होता है। परिनालिका का उपयोग कहाँ पर होता है, बैटरी बनाने में, विद्युत चुम्बक बनाने में, मोटर बनाने, फिर बल्ब बनाने में। तो परिनालिका का उपयोग हम कब करते हैं, विद्युत चुम्बक बनाने में करते हैं। किसका करते हैं, परिनालिका हम विद्युत चुम्बक बनाने में करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही तार कब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो समांतर धारावाही तार, ठीक है ना, क्या पूछा है, तार कब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जब धारा विपरीत दिशा में हो, जब धारा समान दिशा में हो, जब धारा न हो, या फिर जब प्रतिरोध समान हो। तो जब धारा, ठीक है ना, जब दो समांतर धारावाही तार एक दूसरे को आकर्षित कर, जब समान धारा उसमें प्रवाहित हो, ठीक है ना, जब धारा की दिशा एक ही दिशा में हो, तब जाके दो तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, जब धारा समान दिशा में हो, समान दिशा में अगर धारा होगी तो दो तार आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है, वृत्ताकार, अक्ष के समांतर, तिरछी, या फिर अनियमित। तो याद रखना, अक्ष के समांतर होती है। परिनालिका के
अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं अक्ष की क्या होती है, समांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है, जनित, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या फिर बैटरी। तो याद रखना विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा ले रही है, ठीक है ना, और किस प्रकार की ऊर्जा प्रदान कर रही है, तो यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्रदान कर रही है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति है वह विद्युत मोटर कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत मोटर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में लाल तार को क्या कहते हैं, घरेलू परिपथ में लाल तार को क्या कहते हैं, अर्ध तार, उदासीन तार, जीवित तार या फिर फ्यूज तार। तो जैसे क्या कहते हैं, जीवित तार या फिर लाइव तार कहते हैं। जीवित तार का दूसरा नाम लाइव तार भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाल जो तार होता है वो किसका होता है, वो फेज, लाल जो तार होता है उसे फेज तार भी कहते हैं, जीवित तार कहते हैं, फिर लाइव तार भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घरेलू परिपथ में काले तार को क्या कहते हैं, जो घरेलू परिपथ की जो लाइन होती है, वायरिंग होती है, उसमें काले तार को क्या कहते हैं, अर्ध तार, उदासीन तार, जीवित तार या फ्यूज तार। तो उसे उदासीन तार कहते हैं, न्यूट्रल तार कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल तार या फिर उदासीन तार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट होने पर धारा में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट होने पर धारा में क्या होता है, धारा कम हो जाती है, धारा बहुत अधिक हो जाती है, धारा शून्य हो जाती है, तो कोई परिवर्तन। तो देखो पहली बात तो यहाँ पूछा गया कि जब शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना, यहाँ पर अगर शॉर्ट सर्किट होता है, धारा का मान क्या होगा, आप सभी जानते हो कि अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग होने से वहाँ की जो धारा होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होता है तो धारा का मान अनंत हो जाता है, ठीक, क्या हो जाता है, अनंत, और प्रतिरोध का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना।